हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को, ईवीएस को यानी कि पर्यावरण अध्ययन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। यह पेपर आपका सीटेट का पेपर है और 10 जनवरी 2022 का यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं किस तरीके के इसमें क्वेश्चन आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे और आपको जो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यानी कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर लेना पूजा शर्मा क्लासेस, मैं लिंक भी आपको वैसे दे दूंगी। तो आप पूजा शर्मा क्लासेस टेलीग्राम पर सर्च करते हैं तो आपको वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है, इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो सपाट छत वाले बांस के घर, या सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, या बांस के खम्भों के बने ढालू छत वाले घर, या ऑप्शन नंबर 4 आता है आपका कि मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कि बांस के खम्भों पर बने ढालू की छत वाले घर होते हैं, वह कैसे होते हैं? गांवों में रहने वाले लोगों के लिए बनाना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर। और यह जो घर होते हैं 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होने चाहिए। कितनी होनी चाहिए ऊंचाई पर? 3 से 3.5 की ऊंचाई पर होने चाहिए। और यह ऐसे घर होते हैं, कहाँ पर होते हैं? तो यह घर हैं आपको असम में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं? यह जो बांस के खम्भों पर जो ढालू छत वाले घर होते हैं आपको असम में देखने को मिलते हैं। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। कितनी जो ऊंचाई होती है इसकी? 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई होती है। तो आपको इसको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? तो बहिदा प्रिज्म है, या सुनीता विलियम्स है, या फिर बछेंद्री पाल हैं, या ऑप्शन नंबर 4 आता है आपका कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी वह महिला वेट लिफ्टर का नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने क्या जीता है? 29 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। उनका आपको नाम बताना है। तो उनका नाम क्या हो जाता है? तो वह आपकी कर्णम मल्लेश्वरी हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। यह आपकी भारोत्तोलक कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने यानी कि पकड़कर खाने वाला जो घटपर्णी पौधा है वह कहाँ पे पाया जाता है? तो आपको इसका आंसर बताना है। घटपर्णी पौधे की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेपंथीस बोलते हैं। घटपर्णी पौधे को हम क्या बोलते हैं? नेपंथीस बोलते हैं। तो यह आपका कहाँ पे पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है, मणिपुर में, मिजोरम में, या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो जो आपका नेफंथीस पौधा होता है, घटपर्णी पौधा होता है, यह आपका मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? यह आपका मेघालय में पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम इसकी बात करते हैं तो भारत में कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। और यह कौन सी जगह पे पाया जाता है? और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और बात करते हैं तो यह आपका कहाँ पे पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया में भी यह पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। भारत की बात की गई तो यह आपका मेघालय में पाया जाता है। भारत में बात की जाए तो मेघालय राज्य में यह पाया जाता है, जो आपका घटपर्णी पौधा होता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि आप अपनी पुस्तक में बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है आपको, और दाईं ओर
के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर में आपके 950 मीटर हैं। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों के बीच की जो वास्तविक दूरी लगभग आपको बतानी है कितनी होगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 16 किलोमीटर, 15.9, 15.8, 15.7 किलोमीटर। तो इसका आपको आंसर बताना है कि जो वास्तविक दूरी है वह क्या होगी। तो इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे रखा है, 950 मीटर दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें 950 मीटर है यह और 16.7 सेंटीमीटर है, इसका हमको क्या करना है, इन दोनों का हमको गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे हम करते हैं 950 गुणा 16.7। अब हम इसका गुणा कर लेंगे। इसका गुणा करने पर 15,865 आएगा। क्या आएगा, 15,865 आ जाएगा। आपको बस समझना है और अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको यहाँ पे गुणा करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको बस समझना है कि इन दोनों को हमें क्या करना है, 950 का 16.7 का इसका हमें गुणा कर देना है। तो गुणा करने पर 15,865 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15,865 मीटर आ जाएगा। जब आपसे 1 सेंटीमीटर की पूछी है तो हमें इसमें क्या कर देना है, 1000 से भाग दे देना है। बस आपको इतना करना है। तो 1000 से हम इस संख्या में भाग देते हैं इस वाली में, तो हमारी जो 3 अंक होते हैं, यानी कि जो 3 जीरो आपको यहाँ पे दे रखी हैं, तो 3 अंकों को इधर से छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देना होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 15.865 मीटर, यह आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लगभग में पूछा है तो 15 पॉइंट क्या आया था, 8 आया था आपका। तो यह आपका 15.8 आया था और यहाँ पे भी आपको कुछ पॉइंट दे रखे थे, तो इसको हम लगभग में 15.9 किलोमीटर मानेंगे। कितना मानेंगे, 15.9 मानेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, इसको समझना है आपको। निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण यानी कि माउंटेनियरिंग के लीडर ग्रुप निभाते हैं। तो आपको बताना है कि ग्रुप के आगे आगे चलना होता है ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, या फिर उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, या सामान उठाने वाले प्रतिभागियों की सहायता करना, या फिर प्रतिभागियों के रोकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, या ऑप्शन ई है आपका जो अस्वस्थ है और उनका ध्यान रखना और ग्रुप के उचित भोजन की व्यवस्था करना। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, यह आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको इसमें बताना है कि जब आप पर्वत के लिए जाते हैं, वहाँ पे चढ़ने के लिए जाते हैं, तो जो लीडर हैं वह अपनी किस तरीके से अपने आप को, वह अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसको समझते हैं कि ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। तो यह बात आपकी क्या हो जाती है, यह बात आपकी गलत हो जाती है। उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। तो जब आपने ग्रुप बनाया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वह रुक जाएं, सभी साथ चलेंगे, सभी को साथ चलना होता है। सामान उठाने वाले प्रतिभागियों की सहायता करना, तो एक दूसरे की क्या करते हैं, वह मदद करते हैं, यह बात सही हो जाती है। प्रतिभागियों के रोकने के लिए, विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, यह बात भी सही है। जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, यह आपका सही हो जाता है। यानी कि सी, डी और ई आपका सही आंसर है आपका। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है सी, डी, ई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। सी, डी, ई आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें बताना है कि इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर, वृक्ष की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है, तब तक कि जल का स्तर
तक न पहुंच जाए, या फिर वह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करता है, या यह वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। इस वृक्ष यानी कि रेगिस्तानी ओक कहते हैं। इसके बारे में जो कथन है वह आपको बताना है। तो ऑप्शन में दे रखा है ए और सी, बी और डी, ए बी सी और ए सी डी। इसका आपको सही आंसर बताना है। तो वृक्ष के बारे में कौन सा कथन है वह क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसको समझते हैं कि जो वृक्ष की ऊंचाई है वह सामान्य कक्षा के कमरों की जो दीवारों के बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो यह बात आपकी सही हो जाती है। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर की जो ऊंचाई लगभग होती है, कितनी होती है, 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं और भूजल स्तर तक न पहुंच जाएं। यह आपकी बात सही हो जाती है। क्या होती है, यह भी बात आपकी सही हो जाती है। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित करता है, यह बात सही है। अबू धाबी में पाया जाता है, तो यह बात गलत है। रेगिस्तानी ओक है, यह भी आपकी गलत हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी आपका राइट आंसर है। कहाँ पे है आपका ए, बी और सी? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर हो जाता है। ए, बी और सी आपका राइट आंसर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कोई एक्सप्रेस नई ट्रेन दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की जो दूरी होती है 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय कर लेती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? तो आपको बताना है 10 मीटर प्रति सेकंड होगी, 20 मीटर प्रति सेकंड होगी, 30 मीटर प्रति सेकंड होगी, या ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है आपको 60 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो इसको हमें सॉल्व करना होता है। किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो दूरी कितनी दे रखी है? 504 दे रखी है और घंटे दे रखे हैं 7। तो चाल पूछी है आपसे, चाल क्या होगी? तो चाल बराबर आपका क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे लिखना है 504। अब हम बात करते हैं जो आपके समय दे रखा है 7 घंटे दे रखे हैं। तो 7 से हम इसको काट देंगे तो 7 7 49 हो जाते हैं। तो यानी कि 7 आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 बचता है, 7 दूनी 14, क्या आ जाता है? 72 आ जाता है आपका। 72 क्या आता है आपका? 72 आपका किलोमीटर आ जाता है, यानी कि किमी में आ जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता है। अब हम 72 में हम यानी कि आपसे यहाँ पे पूछा है मीटर प्रति सेकंड में आपको बतानी है औसत चाल। तो यह आपकी किस में निकल के आई? 72, यह किलोमीटर में निकल के आई। तब हम इसमें 5/18 का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो यह चाल है आपकी किस में बदल जाएगी? मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। तो 18 चौके क्या होता है आपका? 72 होता है और 4 पन्ना आपका 20 हो जाता है। तो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है कि जो 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है इसी वाले क्वेश्चन से। तो आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। सिंपल सा है, चाल बराबर दूरी बटे समय लिख देना है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है मानचित्र से कि कोई सरल रेखा आपको रेखा है वह खींचें जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है। तो नई दिल्ली के सापेक्ष वह कोलकाता की दिशा क्या होगी? तो यह क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। यानी कि ईवीएस में आपके मैप से आपके कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैप से पूछे जाते हैं। तो आपको मैप को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो दक्षिण पूर्व कहलाती है, दक्षिण पश्चिम कहलाती है, या फिर ठीक पूर्व कहलाती है, या ठीक उत्तर कहलाती है? इसका आंसर आपको बताना है। तो जो आपकी क्या है, सरल रेखा खींची जाती है भारत की राजधानी यानी कि नई दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है। तो नई दिल्ली के जो सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी वह क्या होगी? दक्षिण पूर्व होगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। तो आपको इसको मैप से देखना है, मैप में समझना है, मैप को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे मैंने मैप वाला क्वेश्चन नहीं लिया है, यानी कि मैप नहीं लिया है, तो मैं आपको बता देती। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को मैप से समझना है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके मैप से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि ग्रेटर मेंडर एक मंक यानी कि मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों पर
7 वर्ष तक मठ के नीचे प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। निम्नलिखित में से छांटे गए मेंडल ने अपने प्रयोगों में नहीं पाया था। तो बीजों को हरा या पीला होना, या बीजों का खुरदरा और चिकना होना। ऑप्शन नंबर 3 है आपका कि जो पौधों का लंबा या नाटा होना। अगली पीढ़ी के पौधों के बीच एक नया रंग पीले रंग में हरे गुण से मिलकर बनाना। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो आपके कौन थे, आपके ग्रेगर मेंडल थे। इन्होंने 28,000 इन मटर पर प्रयोग किया था। तो इसके बारे में आपको सही आंसर बताना है कि नहीं पाया था। इन्होंने क्या नहीं पाया था, तो इसका सही आंसर हो जाता है कि बीजों का हरा पीला होना, यह भी गलत है। खुरदरा चिकना होना, ऑप्शन 3 भी आपका गलत हो जाता है। नाटा होना, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है कि अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 आता है आपका कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम है। आपको बताना है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा यानी कि सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, तो वह आपका कैसा पक्षी है। यह थोड़ा सा आपको जो समझाने के लिए दिया गया है। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा वह पक्षी है, वह कैसा दिखता है, नीला ही नीला सा दिखता है। तो शकरखुरा कहलाता है, बीवर पक्षी होता है। ऑप्शन 3 में मोर दे रखा है और 4 में आपका बसंत गौरी दे रखी है। तो आपको बताना है कि एक पक्षी है जिसकी दुम पर क्या है, पैसा, यानी कि क्या बना है, क्या बना हुआ है, वह पैसे की स्टाइल में कुछ बना हुआ है। और सिर से दुम तक नीला ही नीला दिखता है। कैसे कलर का दिखता है, तो नीले कलर का दिखता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। क्या हो जाता है, वह आपका मोर कहलाता है। क्या कहलाता है, मोर कहलाता है, पीकॉक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका कि भारत में कितने राज्य हैं। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है कि कितने राज्य हैं, 22 हैं, 25 हैं, 27 हैं या फिर 28 हैं। तो भारत में आपके कितने राज्य होते हैं, 28 राज्य होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। और 8 क्या हैं आपके, केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह आपका सही आंसर हो जाता है। 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 आपके क्या हो जाते हैं, राज्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। इसमें आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलान कीजिए। कॉलम फर्स्ट दे रखा है, कॉलम सेकंड है कि जो कीट, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी, कछुआ, कॉकरोच, चमगादड़ और उल्लू, इनके बारे में आपको बताना है, मिलान करना है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है किस तरीके से आप इनका मिलान करेंगे। तो आपको मिलाना है कि कीट होता है, क्या होता है, इसमें आपका मिलान करना है। तो कॉकरोच यह आपका कीट कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बी की बात करते हैं, यानी पक्षी की बात करते हैं। तो यह आपका क्या होता है, उल्लू होता है, पक्षी। सरीसृप की बात करते हैं तो सरीसृप आपका क्या होता है, सरीसृप आपका कछुआ हो जाता है। स्तनधारी की बात करते हैं तो आपकी चमगादड़ हो जाती है। क्या हो जाती है, चमगादड़ हो जाती है। इस तरीके से आपने मिला लिया। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो आपका ए होता है वह आपका कौन सा कहलाता है, ए वाला आपका सेकंड कहलाता है। बी की बात करते हैं तो बी वाला आपका कौन सा कहलाता है, बी की बात करते हैं तो बी आपका कौन सा कहलाता है, तो बी का आपका 4 कहलाता है, आई भी आ जाता है। इसमें सरीसृप की बात करते हैं तो कछुआ कहलाता है, यानी कि थर्ड का, यानी कि सी का आपका क्या हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है। अब हम डी की बात करते हैं तो डी का आपका क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। इस तरीके से आपने यहाँ पे इनको मिला लिया। अब हम ऑप्शन को मिला लेते हैं, ऑप्शन को मिला लेते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं ए का सेकंड, बी का 4। ए का सेकंड देखना है तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बी का 4 देखना है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है। तो यह आपका सही आंसर है, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। हमने इसको मिलाया है। इस तरीके से आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य, यानी कि वह केंद्र शासित प्रदेश से होकर आप नहीं जाएंगे। तो आपको बताना है कि पटना से कहाँ पे जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से आप गुजर के नहीं जाएंगे। तो इसके बारे में आपको बताना है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है या फिर आपका
पंजाब हो जाता है या ऑप्शन नंबर 4 है आपका दिल्ली हो जाता है। तो आप कहाँ से राज्य से या फिर केंद्र शासित प्रदेश से गुजर के नहीं जाएंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आप पंजाब से होकर नहीं जाएंगे। कहाँ से होकर नहीं जाएंगे? पंजाब से होकर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह बताना है। तो डेंगू, मलेरिया या फिर कोविड है, चिकनगुनिया, डेंगू और HIV एड्स है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया है। ऑप्शन नंबर 4 है आपका कि कोविड-19 और चिकनगुनिया और डेंगू है। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह कौन सा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको बताना है 3 सही हो जाता है, मलेरिया, डेंगू और क्या हो जाता है? चिकनगुनिया। क्या हो जाता है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया है। यह आपका सही आंसर है कि मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का समूह हो जाता है। इससे क्या होता है? मच्छरों से रोग फैलते हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए इनमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो कौन सा वह समूह है जिसमें आयरन होता है, वह प्रचुर मात्रा में है? आंवला, सेब और कद्दू है, सेब, गुड़ और खीरा है, आंवला, पालक और कद्दू है, या ऑप्शन 4 दे रखा है आपको आंवला, पालक और गुड़ है। तो आपको इसमें बेस्ट आंसर बताना है कि किसका, कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनका एक समूह होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही आंसर हो जाता है कि जो आंवला होता है, पालक होता है और गुड़ होता है, यह आपका क्या होता है? यह आपका क्या होता है? यह आपका आयरन में इसकी प्रचुर मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि एक दूसरे देश का विद्यार्थी आपकी कक्षा में, जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं, शामिल हुआ है। आप भिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों में बातचीत करने के लिए, पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए, या पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने के लिए, विविधता को महत्व देने के लिए, या फिर ऑप्शन 3 है आपका कि अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए, या फिर समझने के लिए कि अन्य संस्कृतियां किस प्रकार से हमारी खुद की संस्कृति की तुलना करने में बेहतर हैं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि जो आपकी संस्कृति है और विद्यार्थी शामिल हुआ है, तो प्रथाओं को चर्चा करने के लिए अवसर प्रयोग करना चाहेंगे। किस अवसर का आप प्रयोग करना चाहेंगे? तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बातचीत करने के लिए, पारस्परिक मेलजोल को बढ़ावा देने के लिए, यह गलत हो जाता है। पक्षपात, रूढ़ियों को कम करने के लिए, विविधता को महत्व देने के लिए, यह बात आपकी सही हो जाती है। जहाँ पे भी आपको यह विविधता ऑप्शन में दिख जाए, पक्षपात और रूढ़ी को कम करने की बात दिख जाए, तो यह आपकी क्या हो जाती है? सही हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 आता है कि निम्नलिखित में से जूम ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो चैट में GIF है, या वीडियो कॉन्फ्रेंस है, या ब्रेकआउट रूम्स है, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका कि वर्चुअल बैकग्राउंड है। इसका आपको आंसर बताना है। किसके बारे में पूछा है? जूम ऐप के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है? जूम ऐप के बारे में पूछा है। आप समझ गए होंगे इससे। तो जूम ऐप के बारे में पूछा है कि कौन सा तरीका वह प्रदर्शित करती है जो बिना बोले इसमें क्या किया जा सकता है? संचार किया जा सकता है। तो वह आपका क्या होता है? चैट में GIF होता है। क्या होता है? चैट में क्या होता है? GIF होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? तो पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन में पहचान करना, या नदी के पानी के रंग में उनके मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, या ऑप्शन 3 और 4 दे रखे हैं कि फूल की कली देखकर उसका चित्र बनाना, जन्म देने और अंड निष्पेषण पशुओं के बीच अंतर समझने वाले ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो अभ्यास होता है वह संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। इसका आपको सही आंसर बताना है। क्या सही आंसर हो जाता है? तो पक्षियों की चोंच का चित्र बनाते हुए अलग अलग प्रकार से चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, तो यह आपका क्या होता है? गलत हो जाता है। नदी के पानी के रंगों में उनमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, तो यह बात आपकी सही हो जाती है।
ऑप्शन थर्ड में आपको दे रखा है कि फूल की कली का चित्र बनाना या पशुओं को समझाने के ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग करना, यह भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाता है कि पानी के यानी कि नदी के पानी के रंग में उसमें क्या मौजूद पोषक तत्वों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है 79 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, आपको बताना है। तो वर्षों से प्रयोग होने वाले वाहनों को दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र देखने के बाद वाहनों में देखे गए अंतर या कारणों पर चर्चा करना, या फिर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है कि 50 वर्षों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न टेलीफोन दर्शाने वाले वृत्त चलचित्र को देखने के बाद दो लोगों के समूहों में इसके बारे में क्या करना, चर्चा करना, या फिर पाठ्य पुस्तक में विभिन्न स्थायित्व उल्लेखनीय इमारतों को पढ़ने के बाद इमारतों का उदाहरण सूचीबद्ध करना, या इमारत के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी श्यामपट्ट पर उतारें, या ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके से दे रखे हैं। तो आपको इसमें बताना है कि जो सक्रिय शिक्षण का उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे आपको दे रखा है क्या करने के लिए, चर्चा करने के लिए। यह आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। चर्चा करना आपका पॉजिटिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 आता है कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा। तो विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजारों में लाए जाने को दर्शाने को कहना, या विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है, या ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है आपको कि विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए पसंद के कच्चे माल एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना, या विद्यार्थी को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेज पोस्ट बनाने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है कि विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए पसंद के कच्चे माल और एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 81 आता है कि आप खेलों और खेल प्रतियोगिता के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है कि आप हमें ईबीएस में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इसमें से ईबीएस में इस पाठ को सीखने का प्रयोजन सबसे अच्छा वर्णन करेगा, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन 1 में आपको दे रखा है कि बड़े होने पर यदि आप खेल को पैसे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में कुछ जानकारी की आवश्यकता होगी, जिसमें इसका इतिहास बीते समय में कैसे विकसित हुआ है यह भी जानना होगा। ऑप्शन सेकंड में आपको दे रखा है कि बड़े होने पर यदि आप खेल को पैसे के रूप में निर्णय में लेते हैं तो आपको विशिष्ट खेल के बारे में कुछ जानकारी की आवश्यकता होगी, जिससे उसका इतिहास क्या होगा, बीते समय में यह विकसित हुआ कि यह भी जानना होगा। ऑप्शन 3 में आपको दे रखा है कि हमारे नाना नानी द्वारा खेले जाने वाले कई खेल हैं वह अब नहीं खेले जाते, इसलिए यह पाठ है, यह आपको उन खेलों को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐसा करके बड़ों का साथ गुणवत्ता पूर्ण समय बिताने में मदद करेगा, या फिर खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। यह पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयासों को महत्व देने के लिए मदद करेगा जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं, आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है कि जो एक विद्यार्थी है खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पूछता है, पाठ पढ़ा रहा है एक अध्यापक, तो इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाता है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर, इसमें कोई भी सही नहीं है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन के लिए सीटेट ने आपको स्टार दिया था, यानी कि सभी को क्या दिया था, समान अंक दिया था। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 82 है आपका कि सहमीर ग्लोब के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए अपने कहने का मतलब यहाँ कोई नहीं रहता कि उजियारा यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ हैं। सहमीर क्या वहाँ लोग उल्टा खड़े हैं, तो यह लोग गिरते क्यों नहीं हैं। स्रोत है कि एनसीईआरटी अध्ययन कक्षा 5-11 और यह 5वीं गुणवत्तापूर्ण अवधारणा को
परिचित कराने के लिए प्रयोग किया जाता है कि निम्नलिखित में से दृष्टिकोण सहमीर है वह गलतफहमी को दूर करेगा। तो आपको बताना है कि जो कहाँ के लोग हैं वह क्या करते हैं, वह उल्टे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, उल्टे दिखते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है, ग्लोब पे उल्टे दिखते हैं। तो ऑप्शन में दे रखा है कि जिस तरह चुंबक के लोहे को आकर्षित करता है उसी तरह पृथ्वी भी चीज़ों को आकर्षित करती है और जिनमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ऑप्शन सेकंड में दे रखा है कि कल्पना करें कि एक चींटी है वह टेनिस की गेंद के निचले हिस्से पर बैठी है। क्या चींटी सीधी खड़ी है? जब गेंद घूमने लगेगी तो क्या वह गिर जाएगी? ऑप्शन थर्ड में दे रखा है कि ग्लोब के निचले हिस्से पर एक पिन चिपका दें, अलग अलग स्थितियों में पिन को देखें, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा भी है। या ऑप्शन फोर दे रखा है कि एक गेंद एक पंख को एक ही ऊंचाई एक साथ गिराएं तो यह चीज़ें हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा ही होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है, क्या सही आंसर इसका हो जाता है। तो वह जो सहमीर है उसकी जो गलतफहमी है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाता है कि ग्लोब के निचले हिस्से पर एक पिन चिपका दें, अलग अलग स्थितियों में पिन को देखें, दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा ही है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है 83 है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ज्ञानेंद्रियां विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्य हैं। तो विद्यार्थी को पता होगा कि चींटियां जमीन पर गिरी मिठाइयों को एकत्रित हो जाती हैं। या फिर ज्ञानेंद्रियों के महत्व को समझकर विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों की अच्छी तरह देखभाल करेंगे। या विद्यार्थी एक चित्र के द्वारा समझाएंगे कि तीन भिन्न पशुओं की उत्कृष्ट ज्ञानेंद्रियों किस प्रकार काम करती हैं। ऑप्शन फोर दे रखा है आपको कि भोजन की जुगाड़ करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इंद्रियों के आधार पर विद्यार्थी दिए गए पशुओं की सूची को वर्गीकृत करेंगे। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाता है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें बताना है ज्ञानेंद्रियों के बारे में योग्य और प्राप्त है। ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर हो जाता है कि भोजन की जुगाड़ करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ज्ञानेंद्रियों के आधार पर विद्यार्थियों को पशुओं की सूची बनाने के लिए क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। ऑप्शन नंबर फोर आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है 84 क्वेश्चन है आपका कि आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बोतल लाए ताकि विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने विद्यार्थी को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली कर दो तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उसे गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। तो इसका आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विद्यार्थी को उन संसाधनों के लिए वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो एक पोस्टर लगाने को दर्शाएं कि प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं किया जा सकता। या कक्षा में सर्वेक्षण को पता लगाएं कि कितने विद्यार्थियों को उन्होंने प्रोजेक्ट की गोंद की आवश्यकता होगी, यानी कि किसकी गोंद की बात की गई है, गोंद की आवश्यकता होगी और क्यों होगी। और सभी विद्यार्थियों को एक समान रूप से गोंद वितरित करें और देखें कि सप्ताह के अंत में विद्यार्थियों के पास कितना गोंद बचा है। या विद्यार्थी को एक साझा रजिस्टर लिखने के लिए कहें और कब, क्यों और कितने चम्मच गोंद लिया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर सही आंसर हो जाता है कि विद्यार्थी को एक रजिस्टर में साझा करें और लिखें कि कब, क्यों और कितना चम्मच क्या लिया है, गोंद लिया है। ऑप्शन नंबर फोर आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। तो प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना। या कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना और अलग अलग स्थानों पर चींटियों के लिए वह चींटियाँ हैं वह वहाँ समय पे पहुँच पाती हैं या नहीं। समझना कि चाय का जो गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है और हम उस पर हवा क्यों फूंकते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें फोर दे रखा है आपको कि पानी में एक भारी बोतल और एक खाली बोतल फेंक कर जांचना कि लोग कौन सी बोतल वहाँ पे ऊपर तैरती है। इसका आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर हो जाता है समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है और हम उस पर हवा फूंकते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 86 आता है कि ऋतुओं का विषय आरंभ
करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वह सबसे कम प्रासंगिक होगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या हो जाता है, तो विद्यार्थी को सैर पर ले जाना, उससे पूछना कि पौधे में आने वाली ऋतुएं किस प्रकार से परिवर्तन देखे जाएंगे, या फिर विद्यार्थी से पूछना कि पिछले कुछ महीनों की तुलना में आजकल वे अधिक गर्म और ठंडा महसूस करती हैं या नहीं। विद्यार्थी को ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान उनके द्वारा दी गई गतिविधियों उन्हें कारणों का यानी कि सूचीबद्ध करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है आपको कि विद्यार्थियों को एक टोपी, एक बरसाती, एक स्वेटर दिखाकर पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका प्रयोग किया है। तो इसका आपको आंसर बताना है कि जो शुरुआती जो आपका क्या है ऋतुओं का विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में कौन सा कथन है वह सबसे कम प्रासंगिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है कि ऋतुओं को सैर पर ले जाना और उनसे पूछना कि पौधे में आने वाली ऋतुओं को किस प्रकार क्या करेंगे परिवर्तन देखे जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 आता है कि शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच में अंतर को समझेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का अच्छी तरह से क्या करेगा परीक्षण करेगा। तो इसका आंसर आपको बताना है कि हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं। क्यों? यदि आपके माता पिता एक दूसरे से एक डेंगू हुआ है तो आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है। या सामान्य वर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। या ऑप्शन नंबर 4 है आपका कि बैक्टीरिया और वायरस के विभिन्न प्रकार में कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। क्या सही आंसर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 आपका सही है कि सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 88 आता है कि एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। तो शैक्षिक संसाधन में किस रूप में पारंपरिक मानचित्र को किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं। तो आपको बताना है कि यह विद्यार्थियों में स्वच्छ अध्ययन की आदत विकसित करता है। यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में ज्ञान के पूर्व पुनः याद दिलाने में सहायक होता है। ऑप्शन आपका 3 में दे रखा है कि एक विद्यार्थियों को विभिन्न दिशाओं यानी देशों में अवस्थित समझने के लिए मदद करता है। या ऑप्शन 4 में दे रखा है कि एक विद्यार्थी को भूदृश्य को दिखाने में क्या करता है मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है आपको बताना है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 3D क्या करता है निरूपण करता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि स्वच्छंद अध्ययन में आदत को विकसित करता है, यह गलत हो जाता है। पुनः याद करता है, यह भी गलत है। ऑप्शन 3 में आपको दे रखा है कि अवस्थिति को समझने में मदद करता है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है कि भूदृश्य को समझने में क्या करता है भूदृश्य को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 89 आता है कि एक शिक्षक कक्षा में 2 गमलों में लगे पौधे लाती हैं और उनमें से एक गुलाब का है और दूसरा अदरक का है। तो इन दोनों पौधों का जो प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो पौधों में अनुकूलन, पौधों में विविधता या फूल के भाग। या ऑप्शन 4 है आपका कि पौधों में बीज का स्थानांतरण। तो आपको इसमें इसका सही आंसर बताना है। क्या इसका सही आंसर हो जाता है कि एक शिक्षिका है 2 गमलों में लगे पौधे लाती है, एक गुलाब का है, दूसरा किसका है अदरक का है। तो इसका आपको आंसर बताना है कौन सा सही आंसर हो जाता है प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो पौधों में अनुकूलन यह आपका क्या हो जाता है गलत हो जाता है। पौधों में विविधता, फूलों का भाग यह गलत है। बीजों का स्थानांतरण है यह नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। क्या नहीं हो सकता फूलों का जो पौधे हैं पौधों का क्या नहीं हो सकता स्थानांतरण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि श्री सुहास समुदाय के प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण के चीजों को पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है आपको बताना है। तो यातायात संकेत है, चाय की दुकान है या प्रत्यक्ष तालाब है। या ऑप्शन नंबर 4 है आपका कि सीवेज नाली है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। क्या सही हो जाता है कि जो सुहास है वह समुदाय से प्राप्त धारणाओं का प्रयोग करते हुए पर्यावरण की चीज़ों
को पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। तो इसका सही आंसर है, सबसे बेस्ट आंसर आपको बताना है ऑप्शन नंबर 2 कि यह क्या बता रहे हैं, चाय की दुकान के बारे में यह उदाहरण देकर के उसे समझा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक आपका क्या होता है, ईवीएस का पार्ट होता है। तो यह पेपर आपका 10 जनवरी 2022 का पेपर था। तो इसको हमने आपके साथ डिस्कस किया है, आपको समझ में आया होगा। आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, या तो आप पूजा शर्मा क्लासेस सर्च कर लेना, इसी नाम से है। और यही आपका क्या लगा हुआ है, यही आपका वहाँ पे लोगो लगा हुआ है, पूजा शर्मा क्लासेस। इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। तो वहाँ पे आपको जो वीडियो है और जो आपकी वीडियो की लिंक्स हैं और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यह आपको, और वहाँ पे नोट्स हैं वह भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको ज्वाइन हो जाना है। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, हम आपको आपका आंसर करेंगे। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।